तो पेपर का जो लेवल था जो महाराष्ट्र सिटी 2025 का, इजी नहीं, वेरी इजी था। कंप्यूटर का एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन जो तुम्हारे मटेरियल से बाहर था। सारे क्वेश्चन मटेरियल के अंदर थे कंप्यूटर के, और बेहद सिंपल क्वेश्चन थे मटेरियल के। सबसे बड़ी बात, ये मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे वो जितने, जैसे मैथमेटिक्स का लेवल बहुत नीचे था, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे, और लेकिन मैथमेटिक्स क्वेश्चन थोड़ा कम थे। पर जितने भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे उनमें एक भी पैटर्न, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो अपने मटेरियल के बाहर का था। सारे मटेरियल के अंदर ही थे सारे क्वेश्चन। बात करें अपन रीजनिंग की, रीजनिंग भी इतना सिंपल रीजनिंग था। सीरीज वाले क्वेश्चन की बात करें, मतलब सीरीज वाले क्वेश्चन में तो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा होगा तुम्हें, सारे सीरीज वाले क्वेश्चन बेहद ही आसान थे तुम्हारे। जिस पैटर्न के अपन ने क्वांटा वर्बल मैथ्स के क्वेश्चन करे मेंस एडवांस लेवल के, उनकी तुलना में तो पेपर बहुत ही आसान था, वेरी सिंपल था। क्वांटा की बात करें तो जैसे मेंसुरेशन में कुछ दिन पहले जो मेंसुरेशन की क्लास हुई थी तो बहुत सारे फॉर्मूले में कई सारे आर्क वाले जो क्वेश्चन थे, जो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर के फॉर्म से हो रहा था, उससे रिलेटेड वो फॉर्मूला लिखाया था क्लास में। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे। मतलब क्वांटा हो, वर्बल हो, मैथ्स हो या इंग्लिश हो, इंग्लिश भी बहुत सिंपल आई थी तुम्हारे। पता देखा जाए तो पूरा पेपर बहुत आसान था। सबसे बड़ी बात ये, जो कंप्यूटर का क्वेश्चन था एक भी क्वेश्चन मटेरियल के बाहर का नहीं था। बात ये है कि अब जो सीयूटी की एग्जाम होने वाले अगले 3 दिन में, उसमें जो डेटा सिस्टम की सीट है, स्पेशल क्लास सीट ऑपरेटिंग सिस्टम की है, उसको इसलिए अच्छे ढंग से करना है कि अभी लेटेस्ट सर्विस सी का प्रोग्राम था। कितना सिंपल सी का प्रोग्राम अभी आया था जिसमें आंसर 11 आ रहा था। 2 दिन पहले सी लैंग्वेज की पूरी सीट दिया था हमने 59 क्वेश्चन की, उसको करने के बाद बहुत हेल्प मिली होगी तुम्हें। तो वही मैं समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को देखते हैं। ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें, पेपर बहुत आसान था, सिंपल नहीं, वेरी सिंपल पेपर था। इसमें मैथ्स के एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं थे ऐसे जो अपने एकेडमी के पैटर्न से बाहर हो या क्लास के कॉपी से बाहर क्वेश्चन हो। पूरा का पूरा कंप्यूटर मटेरियल से था। रीजनिंग और क्वांटा की बात करें तो इतना बेहद आसान था। क्वांटा के 1-2 क्वेश्चन परेशान कर सकते थे, लेकिन वो भी अगर आराम से करते तो सॉल्व हो जाते हैं। वर्बल बहुत सिंपल थी। अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखते हैं और ये देखना तुम्हें एनालिसिस करते समय कि क्या वहां पे गलती हुई, ताकि वो गलतियां अगर सीयूटी की एग्जाम में होने वाली हो तो ना हो। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी formed from the set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 lines। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के लिए 4 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो 4 में कोई भी 2 लाइन ले लेंगे, 2 लाइन, समझ में आ रहा है? वर्टिकल 2 लाइन वर्टिकल लेंगे, 2 क्या लेंगे? हॉरिजॉन्टल, तब जाके पैरेललोग्राम बनेगा। 4 में से कोई भी लाइन, 3 में से कोई भी 2 लाइन। तो 4 से 2 कितना होता है? 6, और 3 से 3 कितना हो गया? 18। कठिन था क्या? जिस लेवल के अपने पीएनसी के क्वेश्चन करा, क्या लेवल का क्वेश्चन था? बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, 9-10 लेवल के क्लास के लेवल का क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको tan इनवर्स 1 - 1 + x फार्मूला लगेगा। इसका tan इनवर्स क्या जाएगा? 1 - tan इनवर्स क्या जाएगा? x = 1/2 tan इनवर्स x है। समझ में आ रहा है? tan इनवर्स 1 में पता क्या होता है? π/4, और ये tan इनवर्स x को उधर भेज दो तो 1/2 ये tan इनवर्स x है, प्लस क्या जाएगा? tan इनवर्स x, और हमें पता क्या जाएगा? π/4, और ये क्या जाएगा? 3/2 tan इनवर्स x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 क्या जाएगा? 6। तो tan इनवर्स x = क्या जाएगा? π/6, और tan इनवर्स x क्या जाएगा? tan π/6, और हमें पता है tan π/6 क्या हो जाता है? 1/√3। क्या हो जाता है? 1/√3। तो 1/√3 आंसर है तुम्हारा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान समझना। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वो √1 + क्या बोला है? cos 2x है, और √2, तो इसको हमने हाफ एंगल में तोड़ा, तो इसको हमने लिखा 1 + क्या लिखा? 2 cos स्क्वायर x - 1 = क्या रखा? √2। अब चूंकि ये रेंज के अंदर है, हमें पता है इसकी जो रेंज होती है cos इनवर्स की 0 से पाई होती है, तो रेंज के अंदर दे रखा है ये। अब चूंकि रेंज के अंदर है, ये पाई के अंदर है, इसलिए cos इनवर्स ऑफ cos x को क्या लिख सकते हैं? x, यहाँ x लिख दिया अपन ने। चलो ये कैंसिल हो गया, ये बाहर आया तो क्या जाएगा? √2 mod of cos x। नहीं, यही बात समझ में, √2 mod of cos x। स्क्वायर रूट से कोई क्वांटिटी बाहर आती है तो मॉड में आती है। mod of cos x = क्या जाएगा? √2x। हमें पता है √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब हमारा ये रहा है mod of cos x। mod of cos x क्या आ रहा है? x। तो cos x = क्या जाएगा? +-x। तो 2 वैल्यू आ गई, cos x = x एंड cos x = -x। अब हमें पता है दुनिया की कोई वैल्यू उठा के पुट कर दो, ये cos x कभी x के बराबर होगा ही नहीं। होगा क्या? x 0 पुट करते हैं, पुट x = 0, तो यहाँ 0 जाएगा, cos 0 क्या जाएगी? 1। तुम π/2 पुट करो, वहाँ π/2 रखोगे, यहाँ π/2 रखोगे, cos π/2 क्या जाएगा? 0, और π/2 1.57 होता है। अगर हम यहाँ पुट x = 0 भी करते हैं, ध्यान समझना, x = 0 पुट करते हैं तो वह 0 क्या जाएगा? 1, और ये क्या जाएगा? 0। अब इक्वल होगा क्या? पुट x = π/2 भी पुट करते हैं तो π/2 पुट करा, cos π/2 क्या जाएगा? 0, और π/2 मतलब क्या जाएगा? 1.57। इक्वल होंगे क्या? सेम इसके साथ भी होगा। तो हमें पता है x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं जो दोनों के एक साथ क्या कर दे? सेटिस्फाइड। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नहीं होगा तो सॉल्यूशन क्या जाएगा? 0। क्लियर हुआ? चलो हो गया, तो हो ही गया होगा। समझ में आ रहा है? ये 3 का क्या हो गया? 9, 3 का क्यूब 3 to the power 4,
किधर हुआ क्या जाएगा 5, ये 3 और चल रहा है 3 की पावर 1, ये क्या चल रहा है 3 का स्क्वायर, ये चल रहा है 3 का क्यूब, ये क्या है 3 की पावर 4, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये 3 की पावर क्या जाएगा 5, चाहे तो 3 का मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है 81 इंटू कितना हो जाएगा 81 इंटू 3, तो क्या जाएगा 3 1 जा 3 8 3 24 कितना हो गया 243, तो आंसर क्या गया 243। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। What will be the binary subtraction of 110 minus 1010? ये क्या है तुम्हारा 12 है, माइनस से क्या है 10, मैंने बताया था इस टाइप की सब्सट्रैक्शन हो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, तो 12 और 10 है, 12 को 10 से माइनस करोगे कितना 2, और 2 को अपने 4 बिट दे रखा है, 4 बिट पे कन्वर्ट करना, 2 को क्या लिखते हैं 10 और 4 बिट है 0010, समझ में आ रहा है, ये आंसर है, समझ में आ रहा है। कन्वर्ट द बाइनरी 10 सॉल्व हो गया था, ये करना राइट से अपन पेयर बनाना है, किसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 7 1 1 0 1, कितना हो जाएगा बी, कितना हो गया B7, क्या हो गया B7, कठिन लग रहा है क्या। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे in which 20 balls can be put into 5 boxes so that the first box contains just 1 ball। साधारण इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, 4 ball are distributed among the 3 boxes, the first will contain 3 ball। क्लास का क्वेश्चन है, कॉपी का क्वेश्चन, तो इसने ये बोला, बस चेंज ये किया इसने कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच 20 बॉल कैन बी पुट इनटू 5 बॉक्स। 5 बॉक्स बना लिया, 1 है 2 है 3 है 4 है और ये 5 है, समझ में आ रहा है। सो दैट द फर्स्ट बॉक्स कंटेंट, पहले बॉक्स में कितने बॉल होने चाहिए 1 बॉल, तो तुम्हारे 20 बॉल पड़े हैं, कोई भी एक बॉल उठा सकते हो, 20 में कोई भी एक बॉल सेलेक्ट करोगे 20 बन हो गए। अब कितने बचे 19 बॉल है, फर्स्ट वाले बॉक्स में तो हमने डाल दिया एक बॉल, तो 20 में से कोई भी एक बॉल ले सकते हैं, 27 हो गया, और बाकी के तुम्हारे 4 बॉक्स है 1 2 3 बॉक्स, और बॉल कितनी है 19, 20 में घटा तो कितना हो गया 19, 4 बॉक्स में डालना 4, तो 4 बॉल क्या जाएगा 19, तो क्या जाएगा 20C1 इंटू 4 बार 19, 27 क्या जाता है 20 इंटू 4 बार क्या जाएगा 19, ये तुम्हारा आंसर। कठिन था क्या, हो गया था। अब ये क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट x ओवर इन एक्सपेंशन, बाइनोमियल का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, पहले पुट n = 1 कर लो, n क्या पुट कर लो 1, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, रेशियो निकालना, तो 1 + x का क्या जाएगा होल स्क्वायर, एंड क्या बोला 1 + x, और n पुट करेंगे तो 2 - 1, तो क्या जाएगा 1। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, एंड इसका 1 + x ही है। चलो x का कोएफिशिएंट बताओ यहाँ पे क्या है, इसने बोला ना कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर n की जगह क्या पुट कर लिया 1, अब n की जगह जैसे ही 1 पुट करा मैंने, तो देखा जाए तो मुझे x का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, मेथड्स करना उससे भी हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट से कर लिया इसको, समझ में आ रहा है। शॉर्टकट में कुछ नहीं करा, पुट n = 1 कर लिया, जब 20 का क्वेश्चन है शॉर्टकट लगा लिया अपन ने, पुट n = 1 किया, तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर n बोल रहा है, तो n की जगह 1 पुट करा, मतलब x की पावर 1 का क्या पूछ रहा है कोएफिशिएंट, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, x की पावर 1 का, जैसे x की n की जगह 1 पुट करा हमने, n की जगह क्या पुट करा 1, तो 1 + x का क्या जाएगा होल स्क्वायर, अब 1 + x का होल स्क्वायर खोला a² + b² + 2ab, अब n की जगह 1 पुट करा तो 2 - 1 क्या जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 + x, इसमें x का कोएफिशिएंट, अब कोएफिशिएंट चाहिए अपने को, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा 2:1, तो बहुत ही आराम से आ जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ ये। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए इनकी वैल्यू पुट करके कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हो गया था सारा क्वेश्चन, डिफिकल्ट था क्या, इसमें तो डायरेक्टली पूछ लिया तुमने कि y² = 4x, फाइंड विच पॉइंट सेटिस्फाइड, तो पॉइंट ए सेटिस्फाइड कर रहा है, ये तो 4 4 कितना हो गया 16, 4 4 पॉइंट ए के अलावा कोई सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, हमने 4 उठा के रखा, यहाँ 4 उठा के रखा, y की जगह भी 4 रखा, x की जगह 4 रखा, तो 4 हो जाए 16, 4 का स्क्वायर क्या है 16, ये y की वैल्यू -4 उठा के रखा तो क्या हो जाए 16, और 4 हो जाए 16, इसके अलावा कोई आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, करेगा नहीं। जैसे हम यहाँ ये x है y है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रखा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 25, x जगह कितना हो गया 24, तो ये तो ऑप्शन गया, जब एक पेयर नहीं कर रहा, सेकंड को चेक भी नहीं करना है, ये गया, इसमें चेक करा, y की वैल्यू क्या है 4, 16 हो गया, और यहाँ पे 16 या 12 हो रहा है क्या सेटिस्फाइड, नहीं, इसमें क्या y की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या 4 4 16 हो रहा क्या, नहीं, तो सिर्फ एक ही आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है, कठिन लग रहा है क्या। अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, fx रखा है x/18, 0 6 रखा है, 0 <2 < 6 रखा है, और 0 अदरवाइज p s > 2, तो देखो समझो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला p s > 2, x 2 से बड़ा है,
2 से बड़ा, 2 से बड़ा है लेना है और कहां तक जाना है 6 तक, 06 तक। तो देखो यहाँ कुछ नहीं करना, 2 to 6 हो जाएगा। वैल्यू जो रखा है x बाय क्या है 18 और क्या जाएगा dx। क्लियर हो गया। 1/18 चाहे बाहर ले लो, 1/18 बाहर लिया तो 2 to 6 है, तो 2 to 6 इंटीग्रेट ही कर दिया मैंने डायरेक्ट, x स्क्वायर बाय 2 और 2 जो क्या हो जाएगा 6, चाहे तो 2 भी बाहर ले लो। 18 जो कितना हो जाएगा 36 और यहाँ क्या जाएगा 36 माइनस क्या जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा 32। 32 बाय कितना हो जाएगा 36। समझ में आ रहा है? 4 8 जा 4 9 जा, तो आंसर कितना हो गया 8/9। क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वाकई थे। हो गया होगा ये तो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। बच्चों वाले क्वेश्चन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में होता है, ये होता है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, if निकालते तो e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा और p कितना है 1 और dx हो जाएगा, e टू पावर क्या जाएगा x, ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। समझ में आ रहा है? अब सॉल्यूशन तुम्हारा होता है y into if, y into if मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू पावर x, q इंटीग्रेशन q into क्या आएगा if मतलब e टू पावर x प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। चलो ये हो जाएगा e टू पावर y into e टू पावर x, e टू पावर x अपनी जगह पे है और ये q e टू पावर x का e टू पावर x हो जाएगा। q तुम्हारा क्या है 1, यहाँ q1 है ना ऊपर, तो q को क्या ले लिया 1, e टू पावर x है, e टू पावर x प्लस क्या हो जाएगा c। क्लियर हुआ? अब चाहे तो हमें इसको कुछ नहीं करना है, e टू पावर x से डिवाइड करा तो y इक्वल टू हो जाएगा e टू पावर x प्लस c, यहाँ पे डिवाइड बाय e टू पावर x डिवाइड बाय क्या जाएगा e टू पावर x। नहीं ये बात समझ में, e टू पावर डिवाइड हुआ है, मैंने q की जगह क्या ले लिया 1, ये dy बाय ds py, यहाँ p भी क्या है 1 एंड q भी क्या है तुम्हारा 1। क्लियर हुआ? और इसका सॉल्यूशन क्या होता है y into if इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ q into if प्लस c होता है, तो q की जगह क्या है 1, if की जगह क्या है e टू पावर x प्लस क्या जाएगा c, y into if हो गया, e टू पावर x से डिवाइड करा तो e टू पावर x प्लस c by e टू पावर x हो गया, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 1 प्लस c by e टू पावर x। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब उसने जो ये है कि y इक्वल टू 1 प्लस जो c by e टू पावर तुम्हारा y ऑफ 0 2 दे रखा है कि अगर y अब यहाँ पे जहाँ x की जगह 0 पुट करें, देख लीजिए क्या है y ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस c by e टू पावर x। क्लियर हुआ? अब y की जगह x की जगह क्या पुट करा 0, तो y ऑफ 0 क्या है 2, तो y ऑफ 0 x की जगह 0 पुट करा, चाहे मैं लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू क्या करा अपन ने 0, तो y ऑफ 0 इक्वल टू 1 प्लस c by e टू पावर क्या जाएगा 0 और इसकी वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस e टू पावर 0 क्या जाएगा 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1, c की वैल्यू क्या आ गई 1। अब c की वैल्यू 1 यहाँ उठा के पुट कर देते हैं, चाहे तो इक्वेशन 1 इसको दे दो, इसी की वैल्यू यहाँ पुट करा तो जो तुम्हारा इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन y ऑफ x जो आया वो क्या है 1 प्लस c बाय e टू पावर, अपन x की जगह 1 पुट कर देते हैं, c की जगह 1 पुट करा, c की जगह क्या पुट करा 1, पुट c इक्वल टू 1, ध्यान से पढ़ना, पुट c इक्वल टू 1, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया e टू पावर। अब तुम्हें पूछा क्या y ऑफ 1 की वैल्यू, तो कुछ मत करो, जहां जहां x है वहां क्या पुट करो 1, तो 1 प्लस क्या जाएगा 1 बाई e टू पावर x हो जाएगा, तो यही फाइनल आंसर है। चाहे तो इसको और अरेंज कर लिया तो y ऑफ 1 इक्वल टू हो गया 1 प्लस e टू पावर माइनस, यही तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ? The faces of the two cube of the volume 64 centimeter cube are joined together to form a cuboid. Then find the total surface area. देखो दो क्यूब है, दो क्यूब इनको आपस में ज्वाइन करके इसने बोला क्यूबाइड बनाया, जैसे एक क्यूब है और एक क्यूब और है इसी साइज का, इसको क्यूबाइड बनाया ज्वाइन करके। समझ में आ रहा है? और जो एक क्यूब है उसका जो जो एक सिंगल क्यूब था इसी का, जो दो क्यूब को हमने ज्वाइन करके क्यूबाइड बनाया, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 64। वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, अगर साइड x है, ये x है, ये x है, ये x है, तो क्या जाता है x क्यूब, x क्यूब इक्वल टू क्या है 64, x इक्वल टू क्या है 4, तो क्यूब की सारी एजेस क्या आ जाएगी 4। तो अगर इसकी दो क्यूब आपस में ऐड कर रहे हो सेम साइज का है, समझ में आ रहा है, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम, तो अगर ये लेंथ 8 हो जाएगी, लेकिन क्यूब की विड्थ तो सेम रहेगी, विड्थ क्या आ जाएगी 4, हाइट भी 4 होगी, विड्थ भी 4 हाइट भी 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ये वाली साइज बढ़ जाएगी, वाली साइज क्यों आ जाएगी 8। समझ में आ रहा है? तो लेंथ जो तुम्हारी है वो लेंथ तो 8 हो जाएगी, विड्थ क्या आ जाएगी 4 और हाइट भी क्या आ जाएगी 4। नहीं ये भी समझ में, मतलब अगर इसको x y z मान लो तो x को लेंथ मान लो, इसको क्या मान लेता हूँ x, इसको क्या मान लिया y, इसको क्या मान लिया z। अब निकालना क्या है, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। क्यूबाइड का क्या निकालना है टोटल सरफेस।
सरफेस, ये टोटल सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड क्या पढ़ा है? टोटल सरफेस या 2 into xy plus yz plus zx, ये पढ़ा अपन ने। 2 into xy, x तुम्हारा क्या है 8, y क्या है तुम्हारा 4, 8 4 जा 32 प्लस yz कितना आ गया 16 प्लस xz कितना हो गया 32, समझ में आ रहा है? 32 32 64 हो गया, 64 से 70 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 160, समझ में आ रहा है? 160 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये आंसर? क्लियर है? फीफो है तो किसमें यूज करता है? क्यों में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, समझ में आ रहा है? एग्जांपल भी बताया था मैंने, जब वोटिंग करने के लिए लाइन में लगते हैं तो जो पहले वोट करने आता है पहले बार हो जाता है। क्लियर हुआ? व्हाट वाज द यूज फर्स्ट जनरेशन, क्या होता है वैक्यूम। क्लियर हुआ? या पेंडुलम swing an angle of 30 degree and describe an arc of 17.6 centimeter is length, then find the length of the pendulum। पेंडुलम की लेंथ निकालना है इसमें, समझो। हमें पता है कि लेंथ ऑफ आर्क, इसमें देखो अब पेंडुलम स्विंगिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देन फाइंड द डिस्क्राइब एन आर्क। हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क जो है, लेंथ ऑफ आर्क मैंने लिखाया था, लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय क्या था 360 into 2 पाई r, लिखाया था मैंने। कुछ नहीं करना है, पे लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है क्या है 17.6 इक्वल टू थीटा कितना है 30 दे रखा है ना, डिवाइड बाय क्या है 360 into 2 पाई r, r तो निकालना ही है अपने को। चलो ये कैंसिल हो गया, 3 12 हो गया, 2 क्या जाएगा 6, समझ में आ रहा है? अब r निकालना है तो कुछ मत करो, यहाँ पे 17.6 में लिख देता हूँ पहले 17.6 और यहाँ पे बचा पाई r, तो पाई को 22/7 लिख लेते हैं, इनटू क्या है r, इनटू डिवाइड बाय क्या है 6, ये भी बचा। अब r करेंगे तो 17.6 into 6 into 7 डिवाइड बाय क्या जाएगा 22 इक्वल्स टू r। अब r निकाल लेना, तो r क्या जाएगा तुम्हारा 33.6 समथिंग आएगा। क्लियर हुआ? जैसे आंसर ये तो हो ही गया होगा, सिंपल है, समझ में आ रहा है? क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, 3 दिन पहले करा था क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे इससे बोला रोज, ये ट्यूलिप है, कैरेट है और लिली। हमें पता है ये और ये दोनों तीनों फ्लावर हैं, रोज भी फ्लावर आता है, लिली फ्लावर में आता है, ट्यूलिप भी फ्लावर में आता है, लेकिन ये कैरेट क्या है वेजिटेबल। तो जो डिफरेंट विच इज व्हाट मतलब क्लासिफिकेशन जो डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है कैरेट, ये अलग है, तो ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है? आंसर इसका क्या होगा कैरेट। चलो sand is coded as UCPF, then what will be coded for STON stone। देखो इसमें हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कोड कर रखा है सैंड को UCPF से, वो कितने लेटर आगे जा रहा है, दो लेटर आगे जा रहा है, +2 हो रहा है ये। SA अगर ND कर रहे हैं इसमें और यहाँ कर रहे हैं U कर रहे हैं, फिर C कर रहे हैं, P कर रहे हैं और F कर रहे हैं, तो +2 लेटर जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये भी +2 जा रहा है, ABC, ये भी +2 जा रहा है, ये भी +2 जा रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो इसने स्टोन को कोड करने के लिए यूनिवर्सिटी हो या नहीं को, इसमें कुछ नहीं करना, +2 लेटर आगे ले जाओ, तो चाहे पूरा ना ले जाओ, एक आगे के एक पीछे का ले जाके चेक कर लेना। S जो आगे जाएगा तो क्या आएगा U, और A आगे जाएगा क्या जाएगा G, तो UG मिलना चाहिए फर्स्ट और लास्ट, बाकी तो चाहे तो पूरा कर लो तो सी आंसर, तो बाकी पूरा निकालना तो पूरा निकाल लेना। तो UG इसी में दिख रहा है, UG और कहीं दिख रहा है क्या? क्लियर हुआ? इसमें एक एक लेटर स्विच हो रहा है, और B है तो यहाँ C है, E है तो F है, A है तो B है, N है तो O है, तो C है तो क्या जाएगा D, तो क्या जाएगा DPSO। समझ में आ रहा है? DPS। क्लियर हुआ? एक एक लेटर आगे जा रहा है तो उसको एक एक लेटर आगे बढ़ा दो और क्या, ये आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ देन ही टर्न ईस्ट। बनाते जाते हैं, डायग्राम बनाते जाते हैं। अ मैन वॉक 2 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, देखो 2 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहा है, 2 किलोमीटर, ठीक है 2 किलोमीटर नॉर्थ में गया, नॉर्थ मतलब ऊपर जाएगा, नॉर्थ देन टर्न ईस्ट, ईस्ट में टर्न हो गया, ये ईस्ट में टर्न हुआ, कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर टर्न हुआ, ठीक है ईस्ट में टर्न हुआ। देन ही टर्न टू नॉर्थ 3 किलोमीटर, नॉर्थ मतलब फिर ऊपर गया, कितने किलोमीटर जा रहा है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जा रहा है, 3 किलोमीटर। एंड अगेन टर्न टू ईस्ट, ईस्ट इधर जा रहा है, ईस्ट में कितने किलोमीटर जा रहा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। देन हाउ मच शॉर्टर डिस्टेंस ही वॉक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ था, ये डिस्टेंस पूछा है, ये पूरी डिस्टेंस पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? अब इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल, समझ लो। ये कुछ नहीं करना, हमें इसको कंप्लीट करना है। ये 3 किलोमीटर है तो पैरेलल लाइन भी 3 किलोमीटर होगी, 3 किलोमीटर होगी ये, इसको ज्वाइन कर लिया, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, अगर ये 10 किलोमीटर तो ये भी 10 किलोमीटर हो जाएगी, और प्लस क्या जाएगा 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, तो ये टोटल कितना हो गया 12 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 12 किलोमीटर हो जाएगा, 12 किलोमीटर।
ये 12 किलोमीटर। अब ये दूरी 2 किलोमीटर है, और ये दूरी कितनी है 3 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। तो टोटल डायग्राम ये बन गया ये पूरा। इस डायग्राम को अलग से बना लेते हैं अपन, समझ में आ रहा है, ये डायग्राम अलग से बना लिया, क्लियर हुआ। तो ये दूरी हमारी कितनी है 5, ये दूरी हमारी कितनी है 12, और ये दूरी निकालना है मेरे को, और देख के लग रहा है कितना हो जाएगा 13। अरे पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 13, इसका आंसर क्या आएगा 30, क्लियर है। अभी बोला ऑरेंज जो है फ्रूट से रिलेटेड है, ऑरेंज फ्रूट्स में आ रहा है, तो कैरेट, कैरेट मतलब होता है गाजर, वो किस में रिलेटेड होगा रूट से। कई लोग वेजिटेबल तो नहीं कर दिया इसमें, वेजिटेबल तो नहीं कर दिया, एक आध दो ने करा जरूर होगा। एक कैरेट जो गाजर होती है, गाजर गाजर समझ में आ रहा है, रूट्स ही तो होती है, हाँ रूट्स में। व्हाट इज द बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आस्की, आस्की क्या होता है 7 बिट है, 7 बिट होगा ये तो सिंपल। A9 दे रखा है, B7 दे रखा है, C12 दे रखा है, देन फाइंड एंगल C दे रखा है यूजिंग कोसाइन फार्मूला। तो हमें पता है cos C इक्वल टू क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac, तो ये भी होगा। तो cos C निकालेंगे, a स्क्वायर कितना है 9, 81 हो जाएगा, b कितना है 749 माइनस c स्क्वायर, c कितना है 144 है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, a कितना है 9 और b कितना है 7, समझ में आ रहा है। 81 49 कर लो, तो 49 करा और 81 करा, क्लियर हुआ। तो 9 1 10 0 और 8 4 12 13 13 130 और 140 बटा 130 4 देंगे कितना 1, मतलब क्या आ रहा है 14, लेकिन माइनस का 14, तो माइनस 14 बाय कितना हो गया 2 इंटू 7 इंटू 9, 7 टू जा 14, मतलब क्या आएगा -1 बाय 9, -1 बाय 9 आ रहा है। तो cos C इक्वल टू आएगा -1 बाय 9, तो C इक्वल टू जाएगा cos इनवर्स -1 बाय 9, तो C इक्वल टू जाएगा cos इनवर्स ऑफ -0.111 आएगा इसकी वैल्यू। अगर इसको एंगल में देखा जाए तो एंगल इसका आएगा 96 डिग्री, 96.33 डिग्री आएगा एंगल में बात करें 96.33। आंसर किस में, इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था आंसर, इस फॉर्म में था 96 समथिंग था इसका, था इसका। एक्चुअली में इसको दो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास कितने हैं एक ही। अगर ऐसा दिया होता y स्क्वायर इक्वल टू a इनटू x माइनस h का होल स्क्वायर, तब दो बार डिफरेंशिएट करते, क्योंकि हमें h भी एलिमिनेट करना a भी एलिमिनेट करना पड़ता, समझ में आ रहा है। मतलब इतने सड़े क्वेश्चन थे क्या, एक स्टेप के क्वेश्चन थे क्या, मतलब आंसर वही था d/2x और ये यही था पूरा, समझो फिर से समझो। द वर्ड पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस और y इक्वल टू x स्क्वायर दे रखा है, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। चूंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है तो एक बार डिफरेंशियल करने का काम हो जाएगा, तो dy/ds करा तो कितना हो जाएगा 2ax, और ये तुम्हारा आंसर, क्लियर हुआ। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो दिए होते तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, अब यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं, क्वेश्चन यही था पूरा। चलो देखो ध्यान समझो, टू ट्रेन्स A and B apart at a distance of 300 km. Train A moves at a speed of 60 km to B and B moves at a speed of 90 km to A. दोनों एक दूसरे के विरुद्ध आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही है। A a bird flying at a distance at a speed of 120 km per hour from A to B and return back to A. Then find the distance traveled by bird. ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्रेन A B की तरफ जा रहा है, B A की तरफ जा रहा है, तो उनमें टोटल टाइम कितना लगा, समझ में आ रहा है। और टोटल टाइम वो टाइम कितना लगा जिसमें आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं, समझ में आया। क्वेश्चन ध्यान समझना, टू ट्रेन A and B अपार्ट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, मतलब A ट्रेन और B ट्रेन जो है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में आ रही है, मतलब A B की तरफ जा रहा है, B A की तरफ जा रहा है, और एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें आपस में मिल जाएंगी वो, समझ में आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि तुम्हें डिस्टेंस दे रखा है 300 किलोमीटर, ध्यान से समझना। अब हमें ट्रेन A की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन B की स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर है। ये ट्रेन इधर जा रही है, B ट्रेन इधर आ रही है, चलो एक ट्रेन इधर जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में, और B इधर आ रही है किसमें 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में, समझ में आ रहा है। एक स्पीड U ले लेते हैं, दूसरी की क्या लेते हैं V, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। अब रिलेटिव स्पीड यहाँ निकालोगे तो U प्लस V किलोमीटर पर सेकंड होगा, U प्लस V किलोमीटर पर आवर होगा, किलोमीटर पर आवर में दे रखा तो पर आवर हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या है 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 9 से कितना हो गया 15, 150 किलोमीटर पर आवर हो गया, समझ में आया यहाँ। तो अब कुछ निकालना, टाइम निकालना, तो टाइम बराबर डिस्टेंस स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 300, स्पीड कितनी है 150, 0 0 कितना हो गया 2, तो 2 आवर हो गया, तो टाइम तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 आवर हो गया टाइम,
क्लियर हुआ? उसी 2r में एक वर्ड जो है जो a से b में जा रही है और b से a जा रही है, तो कितना दूरी तय की है पूछा उसने, समझ में आया? वो वर्ड ने कितनी दूरी तय की है देखने करना हमें, मतलब डिस्टेंस निकालना वर्ड की कितनी दूरी तय किया उसी 2 घंटे के अंदर। उसी 2 घंटे के अंदर जो वर्ड है जो a से b की तरफ जा रही है, b से a की तरफ जा रही है, कितनी दूरी तय करा, हमें पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होगा। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। वर्ड की स्पीड कितनी है 120 और टाइम कितना लगा 2 घंटे, तो कितना हो गया 240। ये 240 दूरी तय किया उसने, 240 किलोमीटर। क्लियर हुआ? किलोमीटर इसलिए कि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसलिए 240 हो गया। क्लियर हो गया? ये तो हो ही गया होगा। सीट का ही क्वेश्चन है ये पूरा, अरे सीट में था क्वेश्चन इन ऑर्डर, समझ में आ रहा है? लेफ्ट टू राइट। क्लियर हुआ? A circular wire of radius 7.5 centimeter is to be cut and then bent so to lie along the circumference of the hoop of a radius is 120 centimeter. Then find the degree the angle width subtend at the center of the hoop. Hoop मतलब एक गोलाकार आकृति है, गोला ही समझो। ये क्या बोला? A circular wire of radius 7.5 centimeter. Circumference हमें पता है क्या होता है 2 पाई r। अब 2 पाई r, r कितना दे रखा है 7.5, मतलब क्या हो जाएगा 15 पाई। समझ में आ रहा है? ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। किसने बोला ना सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर कट एंड देन बेंड so as to form the so as light along the circumference of a loop of a hoop of a radius 120 सेंटीमीटर। तो ये जो निकला ना तुम्हारा 15 पाई जो निकला, ये 15 पाई जो तुम्हारा निकला, ये तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क निकल गया। समझ में आ रहा है? और हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा, वो क्या होता है 2 पाई थीटा बाय 360। थीटा बाय क्या आएगा 360 इनटू क्या आ जाएगा 2 पाई आर। क्लियर हुआ? ये दे रखा है 15 पाई थीटा दे रखा है क्या? नहीं, थीटा ही निकालना है क्या, एंगल ही निकालना है। थीटा बाय क्या हो जाएगा 360, 2 पाई आर बोलो कितना है 120 ना, आर कितना दे रखा है 120 दे रखा है। तो ये 0 0 गया, समझ में आ रहा है? 12 36 हो गया 3 और ये 2, ये एक काम करो पाई से पाई कैंसिल कर दो, 15 थीटा कितना हो जाएगा 45, तो थीटा क्या हो जाएगा 45/2, 45/2 मतलब 22 एंड हाफ हो जाएगा, तो 22.5 डिग्री हो गया। तो थीटा हमारा 22 एंड हाफ डिग्री, 22.5 डिग्री। क्लियर हुआ? आ रहा था आंसर में था ये। The sum of the area of the two circle is 130 pi and distance between the center is 14 centimeter. Then find the radius. अब रेडियस पूछा है, तो देखो ये पहला सर्कल है। The sum of the area of the two circle is 130 pi and distance between the centers is 14 centimeter. सेंटर के बीच की दूरी जो है, सेंटर के बीच की दूरी 14 है। मान लो ये पहले वाला जो सर्कल है उसका रेडियस r1 मान लेता हूँ, सेकंड का रेडियस क्या मान लेता हूँ r2, और इनके बीच का जो रेडियस का जो है डिफरेंस कितना है 14 सेंटीमीटर। ये गिवन है ना? सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल, पहले का जो एरिया पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड का एरिया क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, और उसके एरिया का सम क्या है 130 पाई। तो एक काम करो पाई बाहर ले लो और यहाँ से हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू 130 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r1 स्क्वायर प्लस क्या है r2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 130। एक भी सम दे के छोड़ दो। अब इसके रेडियस का सम दे रखा है r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 ये दे रखा है, कितना दे रखा है 14 दे रखा है। क्लियर हुआ? इक्वेशन सेकंड हो गया। अब कुछ नहीं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, बहुत आसान सॉल्व करना। हमें पता है अगर इसका स्क्वायर कर देंगे r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे 14 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 196 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करो, हमें फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का क्या करें होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4ab। तो हमारा r1 प्लस r2 तो गिवन है, अगर r1 प्लस r2 निकालना है तो दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे। तो हमें r1 प्लस r2 निकालना है, तो कुछ मत करो, इसमें a प्लस बी है, a माइनस बी निकालने के लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, चाहे इसको पढ़े रहे तो a प्लस बी मतलब ये r1 है, क्या है r2, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4r1 r2 हो जाएगा। r1 प्लस r2 की वैल्यू क्या है 14, तो 14 यहाँ रखेंगे तो 14 का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4r1 r2 है, तो 4r1 r2। अब r1 r2 की वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो तुम चाहे इसका स्क्वायर कर दो या खोल दो, इसको खोल दो, समझ में आ रहा है? इसको ओपन कर दो या तुम्हारा r1 प्लस r2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये r1 प्लस r2 की वैल्यू यहाँ रख दो। तो देखो इसको जब हम ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2r1 r2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 196, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कितना है 130
तो 130 प्लस क्या जाएगा 2r1r2 इक्वल्स टू 196। तो 2r1r2 बताओ 2r1r2 कितना हो जाएगा 66। तो r1r2 कितना हो जाएगा क्या जाएगा 33। r1r2 कितना हो गया 33। 4r1r2 यहाँ पे तो क्या जाएगा 196 माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। 4 इंटू कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 4 से 12 1 4 से 12 12 गया तो 196 माइनस r1 प्लस r2 का क्या जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो क्या जाएगा 196 माइनस 132 कितना रहा है 60 64 आ जाएगा। तो r1 प्लस r2 कितना हो जाएगा 8। क्वेश्चन चाहे थर्ड दे दो इसको। थर्ड इक्वेशन दे दिया खत्म ही हो गया क्वेश्चन। तुम्हारा r1 प्लस r2 कितना दे रखा था r1 प्लस r2 कितना दे रखा था 14 और r1 प्लस r2 कितना निकाल लिया तुमने 8 निकाल लिया। ये कैंसिल हो गया। 2r1 इक्वल टू कितना हो गया 8 4 12 22 हो गया। तो r1 कितना हो गया 11 और r2 कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है। तो इनका सम करें तो इनका सम 14 भी आ रहा है। ये गिवन है। क्लियर हुआ। तो बाय ऑप्शन भी है। यहाँ तो ऑप्शन नहीं है बाय ऑप्शन भी कर सकते थे इसको। इस क्वेश्चन को मेथड से नहीं जाना था कैलकुलेशन लेंदी जा रहा है लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है तो बाय ऑप्शन कर लेते तुम। क्लियर हुआ 11 क्लियर हो गया। तो सब तो दे रखा है उसका एरिया निकाल लेते दोनों का एरिया निकाल लेते। तो पहले का अगर रेडियस r1 मान लेते तो पाई r स्क्वायर निकाल लेते। सेकंड का उसका सम जो है 130 पाई आना चाहिए था और उसका जो सम कितना आना चाहिए था 14। क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन ध्यान से समझो। ये बी की पोजीशन क्या है 2 प्लस ओ की क्या है 15 ओ की क्या है 15 और के की क्या है 11। इसका सम करो क्या है 43 लेकिन यहाँ 43 100 है मल्टीप्लाई करा तो 42 100 हो गया। एम की पोजीशन क्या होती है 13 प्लस ए की क्या हो जाती है 1 टी की क्या हो जाती है 20 और ए की क्या होती है 5 तो क्या आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय क्या 100 तो क्या हो गया 3900। तो यहाँ से क्लिक कर गया कि कुछ नहीं करा हमें 1600 की पोजीशन पूछा है वहाँ पे 1600 की पोजीशन पूछा है। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 ए की कितना है 1 जी की कितनी है 7 और ए की कितनी है 5। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या 7 5 12 1 13 13 3 कितना हो गया 16 और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 100 तो क्या हो जाएगा 1600। तो ये आंसर ये सी हो गया इसका। क्लियर हुआ। इसमें वाला कन्वर्ट 45 इनटू बाइनरी नंबर 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करना। 45 मतलब तुम्हारा 2 टू पावर क्या करेंगे 5 2 टू पावर क्या 4 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 2 की पावर 1 2 की पावर 0। क्लियर हुआ। ये कितना है तुम्हारा 32। अब ये 32 और 16 करेंगे 48 आ जाएगा। ये तो ऊपर निकल जाएगा इससे। तो यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 और यहाँ क्या जाएगा 0। 32 और 16 48 हो जाएगा। शॉर्टकट बताया था ना मैंने। या तो कुछ मत करो डिवाइड करो 45 को फिर तुम्हें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें टाइम लगेगा तुम्हें। शॉर्टकट बता रखा है इसका। यहाँ 2 का 5 है तो 1 होगा 32 और 32 16 48 होगा ज्यादा चले जाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा। 32 60 क्या जाएगा 40 ये कैलकुलेट हो रहा है 1 लेंगे 32 60 40 और 40 4 44 और 1 45 40 4 44 और 1 45 और यहाँ क्या जाएगा 0 तो 1 0 1 1 0। समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया। इसका आंसर समझ में आ रहा है। इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट ही है सीट का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट और कंप्यूटर समझ में आ रहा है। सीट का ही क्वेश्चन है दे रखा है और इसके सीट का हो गया होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए। ये फॉक्स है वोल्फ है बियर और कैट है तो हमें ये सारे वाइल्ड एनिमल है। फॉक्स वोल्फ ये सारे क्या है वाइल्ड एनिमल और ये क्या है डोमेस्टिक तो यही अलग है। क्लियर हुआ। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है स्पेक्ट्स बोल रखा है बाइफोकल दे रखा है गॉगल दे रखा है ऑप्टिकल रीडर तो ये तो सारे एक ही फैमिली के हो गए। ये डिफरेंट है। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ये भी सीट का क्वेश्चन है विच आर द नो प्रिमिटिव शेड्यूल क्या आएगा इसमें FC FS ये आएगा इसका आंसर। हो गया होगा हो गया था 3 to 6 और 5 6 आ जाएगा 11 क्वेश्चन यही था